प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। अंकेक्षण में आज हम बात करेंगे परीक्षण जांच की। परीक्षण जांच में जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार के लेखे की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की ही जांच की जाती है तो उसे हम परीक्षण जांच कहते हैं। आजकल अंकेक्षण प्रक्रिया बहुत कुछ परीक्षणों एवं नमूनों के आधार पर ही की जाती है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि पूरे व्यवहारों में से केवल कुछ प्रतिनिधि व्यवहारों की ही सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि वे समस्त व्यवहार सही हैं जिनके वे प्रतिनिधि हैं। यदि परीक्षण जांच के समय गलतियां अथवा अनियमितताएं प्रकट होती हैं तो ये निर्धारित किया जाता है कि क्या गलतियां एवं अनियमितताएं ऐसी हैं कि परीक्षण जांच का क्षेत्र बढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे परीक्षण की सीमा निर्धारित करने वाले सिद्धांत। ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इस परीक्षण की सीमा को निर्धारित करेंगे। परीक्षण की सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अंकेक्षक को परीक्षण की सीमा बहुत ही सावधानी से निर्धारित की जानी चाहिए। परीक्षण की सीमा निर्धारित करते समय अंकेक्षक को कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो बातें ध्यान रखी जानी चाहिए वो इस प्रकार हैं। पहला है मदों का महत्व। मदों के महत्व में जो महत्वपूर्ण मदें होती हैं उनकी जांच विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। मद की महत्ता की जांच करने के लिए कोई विशेष आधार या कसौटी तो नहीं है। इसके लिए उस मद की रकम और उसका कुल संपत्तियों से संबंध एक आधार हो सकता है। यानी कि यदि उस मद की राशि बहुत अधिक है और उस संपत्ति का यदि महत्व ज़्यादा है तो उस पर अधिक जांच का ध्यान दिया जाना चाहिए, विस्तृत जांच उसकी की जानी चाहिए। दूसरा जो ध्यान दिया जाना चाहिए है वो है कुछ खातों की सापेक्षिक जोखिम। कुछ खातों में अनियमितताओं की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, जैसे कि रोकड़ है, स्टॉक है आदि। इनकी बहुत विस्तृत से जांच करनी चाहिए। कुछ कम जोखिम वाले खातों की ओर कम ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि पूर्वदत्त खर्चे आदि। तीसरा जो बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है आंतरिक नियंत्रण। व्यवसाय में अपनाए गए समस्त नियंत्रण और विशेष तौर पर आर्थिक व्यवहारों एवं उनके लेखे के संबंध में यदि ये संतोषजनक है तो जांच अधिक विस्तृत नहीं होगी, और यदि ऐसे नियंत्रण नहीं है अथवा असंतोषजनक है तो फिर जांच को विस्तृत करना होगा। चौथा बिंदु है जिस पर ध्यान रखा जाना चाहिए वह है व्यवसाय का आकार। यदि व्यवसाय बहुत बड़ा है और उसमें व्यवहार बहुत अधिक होते हैं तो फिर परीक्षण जांच पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि समस्त व्यवहारों के प्रत्येक पहलू की जांच में बहुत मुश्किलें होंगी। पांचवा बिंदु है संदिग्ध व्यवहार। यदि कुछ ऐसे व्यवहार नज़र में आते हैं जिन पर अनियमितताओं का संदेह होता है तो उनकी जांच फिर विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। छठा बिंदु है प्रमाणकों की विश्वसनीयता। यदि व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में विश्वसनीयता का प्रमाणकों एवं प्रपत्रों के रूप में मौजूद है तो फिर जांच का क्षेत्र कम विस्तृत होगा, और यदि विश्वस्त प्रमाणकों का अभाव है तो फिर जांच अधिक विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। सातवां बिंदु है जांच का उद्देश्य। यहाँ हम ये कहेंगे कि यदि अंकेक्षक को ये ज्ञात है कि उसकी रिपोर्ट का किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि व्यवसाय को बेचने के लिए, तो फिर उसे उन व्यवहारों की अधिक सावधानी से जांच करनी चाहिए जहां इस संबंध में प्रबंधकों द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है।
आठवां जो बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है प्रबंधकों की ख्याति। यदि व्यवसाय के प्रबंधक अपनी सच्चाई, ईमानदारी, अपनी कर्मठता के लिए प्रसिद्ध हैं तो अंकेक्षक को जांच अधिक विस्तृत रूप से नहीं करनी चाहिए। और यदि अंकेक्षक प्रबंधकों की गड़बड़ियों या घोटालों के संबंध में पहले से ही सुन चुका हो या जानता हो तो फिर उसे सावधानी से अधिक विस्तृत जांच करनी चाहिए। नौवां बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है पूर्व अनुभव। यदि अंकेक्षक ने उस व्यवसाय के हिसाब किताब की जांच पहले भी कभी की थी तो उसे पूर्व अनुभव का भी जांच की सीमा निर्धारित करने में लाभ उठाना चाहिए कि उसे कितनी जांच की जानी है, विस्तृत जांच की जानी है या कम जांच से भी काम चल सकता है। और 10वां बिंदु है वो है नमूने का प्रतिनिधि होना। परीक्षण जांच के लिए जो मदें चुनी जाएं वे पूरे व्यवसाय की प्रतिनिधि होनी चाहिए। यदि एक व्यवसाय में जांच प्रतिवर्ष करनी पड़ती है तो फिर अंकेक्षक को नमूने चुनने का तरीका प्रतिवर्ष बदलते रहना चाहिए ताकि नियोक्ता को ये ज्ञात न हो सके कि इस वर्ष कौन कौन से व्यवहारों का नमूने के रूप में चुना जाएगा। और 11वां बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है संस्था की नियमावली। यदि संस्था पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत कुछ विशेष मदों की विस्तृत जांच होना आवश्यक है तो अंकेक्षक को नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। 12वां जो बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है प्रत्येक कर्मचारी के काम की जांच। परीक्षण योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि व्यवसाय के आर्थिक व्यवहारों को लिखने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जा सके। तो ये थे परीक्षण की सीमा निर्धारित करने वाले सिद्धांत जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके परीक्षण की सीमा को निर्धारित किया जाना चाहिए कि परीक्षण की सीमा अधिक होगी या कम होगी, वो सब इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे परीक्षण जांच के लाभ। परीक्षण जांच के कुछ लाभ होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो परीक्षण जांच के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला है समय की बचत। परीक्षण जांच में समस्त व्यवहारों की जांच न हो करके कुछ नमूनों की जांच होती है, अतः जांच का कार्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। दूसरा परीक्षण जांच का लाभ है सही परिणाम। परीक्षण जांच के द्वारा परीक्षण भी प्राय सही मिलते हैं। ये सिद्धांत पर आधारित है कि यदि व्यवहारों का नमूना सही है तो फिर समस्त व्यवहार भी सही होंगे। और परीक्षण जांच का तीसरा लाभ है वो है शक्ति का अन्यंत्र उपयोग। परीक्षण जांच द्वारा अंकेक्षक की बहुत सी शक्ति बच जाती है और जिसका वो अन्यत्र उपयोग कर सकता है, क्योंकि परीक्षण जांच में उसे बहुत कम जांच करनी पड़ती है। और चौथा जो लाभ है परीक्षण जांच का वो है बड़े व्यवसाय में भी अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्ति। ऐसे व्यवसायों में जहां लाखों व्यवहार प्रतिवर्ष हो जाते हैं वहां भी परीक्षण जांच द्वारा अंकेक्षण कार्य को शीघ्रता से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षण जांच में अंकेक्षण का कार्य बहुत कम करना पड़ता है और बहुत कम अंकेक्षण कार्य के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। और परीक्षण जांच का जो पांचवा लाभ है वो है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व बढ़ जाना। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व कैसे बढ़ेगा कि परीक्षण जांच वहीं सफल हो सकती है जहां संतोषप्रद आंतरिक परीक्षण प्रणाली कार्य कर रही हो। अतः अंकेक्षक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रत्यक्ष रुचि होगी और उसमें सुधार के लिए अच्छे सुझाव देगा। तो ये थे परीक्षण जांच के लाभ। अब परीक्षण जांच के जब लाभ हैं तो स्वाभाविक है परीक्षण जांच के कुछ दोष भी हैं। तो परीक्षण जांच के कुछ दोष हैं जो इस प्रकार है। इनमें पहला है त्रुटियों व कपटों का छिपा रह जाना। परीक्षण जांच के अंतर्गत सभी व्यवहारों की जांच न की जा करके केवल उनके कुछ हिस्सों की ही जांच की जाती है। अतः जो हिस्सा जांच के बिना छूट जाता है उसकी त्रुटियां एवं कपट छिपे रह जाते हैं, क्योंकि
जब संपूर्ण व्यवहारों की जांच नहीं की जाती है, कुछ प्रतिनिधि व्यवहारों की जांच की जाती है, तो त्रुटियां, गलतियां, कपट आदि छिपे रह सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण जांच का दोष है वह है जांच का विश्वस्त न होना। ये आवश्यक नहीं है कि जिस नमूने की जांच की गई हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो तो शेष ठीक होगा, अतः परीक्षण जांच द्वारा किया गया अंकेक्षण कार्य विश्वस्त नहीं होगा। परीक्षण जांच में कुछ नमूनों की जांच की जाती है और जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः जरूरी नहीं कि जो नमूने लिए गए वो ठीक हों, और जो नमूने लिए गए वो ठीक हैं तो बाकी सब ठीक हैं। तो इन पर जो है थोड़ा सा विश्वास करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। और परीक्षण जांच का तीसरा जो दोष है वो है अंकेक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाना। परीक्षण जांच द्वारा अंकेक्षक अपने कार्य को कम कर सकता है, पर उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उसे ऐसे व्यवहारों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा जो जांच क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो उसके जांच के दायरे में नहीं आए हैं, और उनमें ही यदि कोई गड़बड़ी, गबन ऐसा होता है तो फिर अंकेक्षक अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है। और परीक्षण जांच का चौथा जो दोष है वो है व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना। नियोक्ता के कर्मचारियों को जब ज्ञात हो जाएगा कि जांच अधूरी की जाएगी तो कुछ असावधान हो जाएंगे। कर्मचारियों को पता लग जाता है कि उनके द्वारा किए गए समस्त कार्य की या समस्त व्यवहारों की जांच न की जा करके कुछ ही व्यवहारों की जांच की जाएगी, तो फिर वो कर्मचारी स्वाभाविक रूप से असावधान हो जाएंगे और लापरवाह भी हो सकते हैं। तो ये भी एक परीक्षण जांच का दोष हो सकता है। परीक्षण जांच का पांचवा दोष है कुचक्र का कायम हो जाना। परीक्षण जांच से व्यवसाय के कर्मचारी असावधानी से कार्य करेंगे, जिससे गलतियां अधिक होंगी जो परीक्षण जांच द्वारा पकड़ में नहीं आएंगी। इससे कर्मचारी अधिक असावधानी बरतेंगे और गलतियां फिर अधिक होंगी। इस प्रकार एक कुचक्र चालू हो जाएगा और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि परीक्षण जांच के नमूने में गलतियां न होने पावे और उन्हें पकड़ में न लिया जावे, और ये चक्कर लगातार चलता रहेगा और गलतियां, कपट, गबन की संभावनाएं अधिक बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की परीक्षण जांच की। और परीक्षण जांच में हमने बात की कि परीक्षण की जो जांच की सीमा निर्धारित की जाएगी उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी परीक्षण जांच की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। परीक्षण जांच जब करेंगे तो उसके कुछ लाभ भी हैं, लेकिन साथ साथ परीक्षण जांच के कुछ दोष भी हैं, तो उन दोषों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए ये इतना। धन्यवाद सभी का।